आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये आर डिस्टेंस यहीं तक खत्म हो जाए, यहीं पर पी पॉइंट आ जाए और ये छोटी सी आर, यानी कि ये आर जो है ये बड़े आर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। सर बराबर भी तो हो सकता है, सर तीन केस पॉसिबल हो गए। हाँ बस यही मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग से इमेजिन करवा रहा था कि तीनों केस इसमें पॉसिबल है। बस फर्क इतना सा होगा सर कि जब शेल का सरफेस एरिया लिख रहे होगे तो शेल की रेडियस आएगी, स्फेरिकल शेल जो है उसकी रेडियस, लेकिन जब गॉसियन सरफेस लिख रहे होंगे तो उस गॉसियन सरफेस की रेडियस आएगी जो कि कितनी है, स्मॉल, यानी कि इस पी पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा वाई। ये सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, बताओ ध्यान से, सोचकर बताओ। क्या कंडक्टिंग शीट की वजह से ये नहीं आती थी? तो क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा वो जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर लाई कर रहा है स्फेरिकल शेल पर, वो तो शेल की सरफेस पे लाई कर रहा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर है 38 और आज हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। सर क्या होता है थिन स्फेरिकल शेल? ऑल्दो मैंने आपको जब गॉस लॉ वाला जो लेक्चर है वहां पर मैंने आपको बताया था, गॉस लॉ वाला भी नहीं, अपन कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला जो लेक्चर है जिसका टाइटल आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उस लेक्चर में ऑल्दो मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए कि बेसिकली ऐसे समझिए कि एक ऐसी फुटबॉल जिसके अंदर हवा भरी हुई है सिर्फ, यानी कि वो अंदर से कैसी है, खोखली है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर हॉलो स्फीयर की बात हो रही है तो हॉलो स्फीयर को अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, हॉलो स्फीयर को अपन एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर कर सकते हैं कि बेसिकली हॉलो स्फीयर ही क्या है हमारे पास, थिन स्फीयर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एक ऐसी फुटबॉल है, ये बेसिकली एक थिन स्फेरिकल शेल है, एक हॉलो स्फीयर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, और अब इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो माना कि जैसे कि वही स्टेटमेंट है, ये फॉर्मेलिटीज होती है, स्टेटमेंट थोड़ी मोड़ी अपन को लिखनी पड़ती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और कंसाइज वे में भी लिख सकते हो। लेट चार्ज क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ये जो फुटबॉल अपन ने कंसिडर की है, इसकी पूरी की पूरी सरफेस पर टोटल चार्ज कितना माना है सर, क्यू माना है। डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, पूरी की पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। सर यूनिफॉर्मली का मतलब है कि इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी समान है, कहीं पर भी चार्ज पर यूनिट एरिया अलग नहीं है। द सरफेस ऑफ द शेल ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ने क्या कंसिडर की है, सिग्मा। क्योंकि सरफेस पर चार्ज जो है लाई कर रहा है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसिडर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर, जो कि आर डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से। इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, आर, यानी कि ये इसका सेंटर है ना। अरे यार ये है हमारे पास, ये अपने पास स्फीयर है आर वाला, ठीक है, और चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट। तो ये अपन को इसके ही सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये दूरी कितनी हो गई, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये आर डिस्टेंस यहीं तक खत्म हो जाए, यहीं पर पी पॉइंट आ जाए और ये छोटी सी आर डिस्टेंस, यानी कि ये आर जो है ये बड़े आर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। सर बराबर भी तो हो सकता है, सर तीन केस पॉसिबल हो गए। हाँ बस यही मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग से इमेजिन करवा रहा था कि तीनों केस इसमें पॉसिबल है। इसलिए क्या लिख रखा है, हेयर थ्री कंडीशंस पॉसिबल। ये जो आर पॉइंट है, ये जो आर दूरी है, ये इसकी रेडियस से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इसी की सरफेस पर पॉइंट पी लाई कर रहा हो, तो उस केस में ये वाली जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो इसकी रेडियस के बराबर भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट कौन सा लेंगे, केस फर्स्ट अपन लेंगे कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, आपका पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट इज आउटसाइड, वो कहां पर है, आउटसाइड है। किसके आउटसाइड है ये आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, शेल के आउटसाइड होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं सर, उस केस में क्या, गॉस लॉ लगाओ, बाकी बातें बाद में। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाएंगे अपन, तो क्या कहेंगे कि सर फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से अपन क्या कह सकते हैं, गॉस लॉ से अपन ये कह सकते हैं कि फाइनाइट जो आता है आपका ई डॉट डी एस आता है और बराबर होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। सर इसका मतलब इस केस में हमें गॉसियन सरफेस भी माननी पड़ेगी अगर गॉस लॉ लगाना है। हाँ बिल्कुल माननी पड़ेगी। कंडीशन क्या दे रखी है कि सर ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस आपको दे रखा है।
ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डिस्टेंस है, और पॉइंट पी आपका यहां लाए कर रहा है, यहां लाए कर रहा है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है सर, स्मॉल आर है, जो कि बड़ी है क्या, कैपिटल आर से, रेडियस से, हाँ सर। तो गॉसियन सरफेस भी कुछ ऐसी ही डिजाइन करेंगे कि वो कहां से गुजर रही हो, इस पॉइंट पी से गुजर रही हो। तो आप चाहो तो यहां पे लिख लेना कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और उसकी सरफेस कैसी है, उसकी भी सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है। तो ये अपन ने क्या मानी है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अपन ने कंसीडर की है, जो कि पॉइंट पी से ही होकर गुजर रही है। अब गॉस लॉ जैसी लगाएंगे तो अपन क्या कहेंगे कि सर ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस का मतलब क्या है सर, कि सर इस पॉइंट, इस गॉसियन सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस पर मौजूदा हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस दिशा में होकर के निकल रही है। कि सर आप चाहे इस गॉसियन सरफेस का ये वाला एरिया कंसीडर कर लो, यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बाहर की तरफ ही आ रही है, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर आ रहा है, और यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। अरे यार महसूस नहीं हो रहा क्या, सेंटर से ही तो निकल रही होगी, अरे यार यहाँ पे चार्ज मौजूद है तो इस चार्ज की वजह से बाहर ही तो निकल रही होगी, ऐसे ऐसे या ऐसे बाहर ही तो निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर निकल तो बाहर ही रही होगी। अब ये चाहे किस भी सरफेस से होकर के निकले, उन सभी सरफेसिस का एरिया वेक्टर जो होगा वो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री तो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो के बीच का एंगल 0 डिग्री ही तो आएगा हमेशा। चाहे ये वाला एरिया वेक्टर ले लो, ये भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा, चाहे ये वाला एरिया वेक्टर ले लो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आएगा। कोई सा भी आप एरिया वेक्टर ले लो, अब वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आएगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ई डी एस कॉस 0 डिग्री है। हाँ ना बोल भैया, बोले यस, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, तो क्या इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, cos 0 डिग्री तो आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से कहां पर आ गई, बाहर आ गई, cos 0 डिग्री 1 हो गया। और समेशन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन क्यू को मैं लिख सकता हूं सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। हाँ ना बोल भैया, गलत कह रहा हूं तो बताओ। समेशन क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि ये जो यहां पर ये जो सरफेस एरिया एस आ रखा है वो किसका सरफेस एरिया है, वो इस वाली मेन जो हमारा स्फेरिकल शेल है इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो एस भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लिखोगे कि ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ शेल, शेल का सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है सर गॉसियन सरफेस पर मौजूदा हर छोटे छोटे डीएस एलिमेंट, ये छोटा सा डीएस, ये छोटा सा सरफेस एरिया, ये छोटा सा सरफेस एरिया, ये छोटा सा सरफेस, सभी छोटे छोटे सरफेस एरिया मिलाऊंगा तो पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर ये डीएस क्या बता रहा है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है ये, जो कि कितना है सर, आपको पता है स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, हाँ ये तो आपको पता है। और इस शेल का सरफेस एरिया भी कितना हो जाएगा सर, शेल भी तो एक स्फेयर है तो इसका भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। बस फर्क इतना सा होगा सर कि जब शेल का सरफेस एरिया लिख रहे होगे तो शेल की रेडियस आएगी, स्फेरिकल शेल जो है उसकी रेडियस, लेकिन जब गॉसियन सरफेस लिख रहे होंगे तो उस गॉसियन सरफेस की रेडियस आएगी जो कि कितनी है, स्मॉल r। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, सिग्मा
आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ ना बोल भैया, गलत है कि सही है? सर बिल्कुल सही है। आप चाहो तो अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हम इस समेशन क्यू को चेंज नहीं करें। समेशन क्यू क्या है कि सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, और इस शेल पर जो टोटल चार्ज अपन ने कितना माना है, कैपिटल क्यू। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि सर ds को तो मैंने खोल दिया e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन मैंने समेशन क्यू को नहीं खोला, वो मैंने टोटल चार्ज इसका डायरेक्ट लिख दिया और नीचे एप्सिलॉन। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आप इसको क्या इस प्रकार से देख पा रहे हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर की फॉर्म में। के क्यू बाय आर स्क्वायर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आउटसाइड के केस में, आउटसाइड वाले के केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि हेयर होल शेल कैन बी ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज। किसके लिए पॉइंट चार्ज वो लग रही है, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए। इसके लिए आउटसाइड अगर पॉइंट अपन आउटसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए ऐसा ऐसा ट्रीट हो रहा है, ऐसा कंसीडर हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो शेल है वो एक पॉइंट चार्ज के रूप में। इसको आप समझ सकते हो, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि टोटल चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये पूरा का पूरा टोटल चार्ज इस शेल के सेंटर में कंसीडर कंसंट्रेटेड है। इस प्रकार से जो है आपके पास यहां पर रिजल्ट आया। ठीक है, आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बची हुई। यहां तक नोट कीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं R इक्वल्स टू R, यानी कि अगर पॉइंट P आपका सरफेस पर ही हो। सर ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था थिन स्फेरिकल शेल जिस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सर इस थिन स्फेरिकल शेल की रेडियस r थी, इस पर टोटल चार्ज q था, इसका इसकी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। ठीक है सर, ये था आपके पास केस। लेकिन अब अपन को पॉइंट पी कहां, पहले तो अपन ने फर्स्ट केस में देखा कि पॉइंट पी अगर बाहर है यानी कि आपके पास पॉइंट पी की दूरी जो है वो इस रेडियस से ज्यादा है, बड़ी है। लेकिन अगर आपका पॉइंट पी इस ही सरफेस पर लाई कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, यानी कि आपकी जो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की सेंटर से वो इसके रेडियस के बराबर ही हो जाए। तो अपन फर्स्ट वाले केस से ही फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 कौन सा, जो फर्स्ट वाला केस का जो रिजल्ट आया था, जो कि कितना आया था, जो कि आया था सर के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसी में अपन क्या कर देंगे, इसी में जो है अपन पुट कर देंगे r इक्वल्स टू आर। r इक्वल्स टू आर जैसे ही पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास वैल्यू आ गई है। सर एक रिजल्ट और भी तो था ना, एक रिजल्ट और भी तो था ना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर इस केस में भी अगर आप क्या करो, r इक्वल्स टू आर पुट करो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि इस पी पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, बताओ ध्यान से सोचकर बताओ। क्या कंडक्टिंग शीट की वजह से ये नहीं आती थी, सर आपने तो नॉन कंडक्टिंग शीट ही कराई है पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप कंडक्टिंग शीट की वजह से भी आप अब आपके ऊपर है, देखो कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं कंडक्टिंग शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड करा दूं, ऑल्दो वह एनसीईआरटी में आपसे जो है डेरिवेशन उसका नहीं दिया हो, बट फिर भी मैं आपको करा दूंगा अगर आप पूछोगे तो। लेकिन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इतनी है, और ये भी क्या है एक तरीके से, अरे एक कंडक्टर ही तो है। अरे ये जो थिन स्फेरिकल शेल है, अगर आप इस पे, मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाले लेक्चर में कि दोनों केसेस, दोनों चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन है वो सेम ही होता है। ये जो थिन स्फेरिकल शेल ले रहे हो आप, चाहे ये कंडक्टिंग शेल हो चाहे ये नॉन कंडक्टिंग शेल हो, सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर से चीज खोखली है, अंदर से आपका हॉलो स्फेयर है, तो इसके अंदर मटेरियल है ही नहीं, तो अंदर चार्ज रख ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप सॉलिड स्फीयर भी कंसीडर कर रहे हो तो फिर वो आपको कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, कंडक्टिंग वाला कंसीडर करना।
ठीक है। तो बेसिकली ये एक कंडक्टिंग शीट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है अगर अपने पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एक शीट की तरह इसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर करें तो वो शीट है। खैर अपन आगे बढ़ते हैं और थर्ड केस इसका लेते हैं जब आपका पॉइंट पी कहां पर हो, इनसाइड द शेल। सर ये आपके पास थिन स्फेरिकल शेल था जहां पर आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसकी रेडियस आपने आर ली थी, टोटल चार्ज इस पे क्यों माना था। अगर आपकी बार आप क्या करो, इस पर पॉइंट पी इस हिसाब से लो कि वो इसके अंदर ही लाए कर रहा है, तो क्या उस केस में इस पॉइंट पी की दूरी इसकी रेडियस से छोटी हो जाएगी क्या? हाँ सर छोटी हो जाएगी इस केस में। तो अगर अपन यहां से फिर आगे क्या लिख रहा है कि द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब अगर इस पॉइंट पी को कंसीडर करते हुए अगर अपन इस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, इसके अराउंड इस प्रकार से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, इसके अंदर ही, अरे जो थिन स्फेरिकल शेल दे रखी है इसके अंदर ही अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें इस पॉइंट पी को क्रॉस करती हुई, तो क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर लाए कर रहा है स्फेरिकल शेल पर, वो तो शेल की सरफेस पे लाए कर रहा है, शेल के अंदर थोड़ा ना लाए कर रहा है। तो इसके अंदर कितना हो गया, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना, जीरो, क्योंकि जब शेल के ही अंदर कोई चार्ज नहीं है तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कैसे ही होगा, वो तो वैसे ही इमेजिनरी होती है। तो इसलिए बिकॉज द चार्ज इज सिचुएटेड ओनली एट द सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्प्ले। तो अपन यहां से अगर गॉस लॉ लगाए तो मैं क्या कहूंगा कि नेट फ्लक्स जो होगा मेरे पास ई डॉट डी एस, अगर मैं उसको लिखूं वो सब, और यहाँ पर समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूं, तो भैया समेशन क्यू ही जीरो है, चार्ज नेट एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ही जीरो है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गई आपकी, फाइनली जीरो आ गई। ये कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है, अंदर की तरफ आई है। ये कहां पर आई है आपके पास, सरफेस पर आई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली, और ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब एक ग्राफ भी जो है आपको याद रखना है कि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अगर एक ग्राफ बनाए तो वो किस हिसाब से आता है, इसको नोट कर लो, मैं मिटान रहा हूं, ये लीजिए सर। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ किस हिसाब से आता है, इसको आप समझिए कि आपके पास वाई एक्सिस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, आपके पास स्मॉल दूरियां, और यदि ये आपके पास सरफेस है, ये आपके पास थिन स्फेरिकल शेल है, अगर ये आपके पास कोई थिन स्फेरिकल शेल है तो इसकी ये वाली रेडियस, ये वाली जो रेडियस का सेंटर है, तो ये रेडियस इसकी कितनी मानी थी अपन ने, कैपिटल आर मानी थी। तो यहाँ पर आर इक्वल्स टू कितना है, कैपिटल आर है। यहाँ पर आर की वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू इस आर से छोटी है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इस आर से बड़ी है। तो सर अंदर की अपन ने देखा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब ग्राफ बनाऊंगा तो वो जीरो पे शो नहीं करूंगा? हाँ सर, इस लाइन पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। सर आर इक्वल्स टू आर पे कितनी थी, आर इक्वल्स टू आर पर आपके पास अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहते हो वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहती है। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर मेरे पास आई थी, और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितनी आई थी, ये आउट है, ये सरफेस है, सरफेस पर कितनी आई थी सर, सरफेस पर आई थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इस हिसाब से होती है। अब देखिए ये बड़ी है इसलिए ये हमारे पास छोटी हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो है डिस्टेंस के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वो है कंटिन्यूसली वे में कॉन्स्टेंटली क्या करती है, डिक्रीज करती है, और यहाँ पर जो है अचानक से इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद जो है तो ये इसका ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से, ठीक है। बस यही था आपका, वैसे तो ओवरऑल जो है चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से तो अपन ने देख ली थी, कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैं आपको जो है लेक्चर बना दूंगा। और एक ब्लू बॉक्स जो आपके दे रखा है हिसाब जो है आपके पास, अगर सॉलिड स्फेयर है जिसके वॉल्यूम में भी चार्ज जो है रिसाइड करता है
तो उसकी वजह से भी आपको इलेक्ट्रिकल बता दूंगा। आपके ऊपर है, आप पूछोगे तो बता दिया जाएगा, अन्यथा जो है अपन यहीं पे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे इसी लेक्चर के साथ। 38 लेक्चर हो चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी इस चैप्टर के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब सवाल लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है पूछते रहिए सवाल, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में ही पूछे, या फिर आप चाहे तो कम्युनिटी पोस्ट, तो अब मैंने व्यूअर्स के लिए अलाउ नहीं कर रखा अभी फ़िलहाल तो, लेकिन आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं वो भी खैर अलाउ, ठीक है। तो बस यही था आपका आज का लास्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है एक नई तैयारी है मेरी, हो सकता है मैं कुछ एक नया शुरुआत करूँ चैनल पर, ठीक है, देखेंगे। आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल होएगी इसकी भी शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्या कहिए, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।